चलिए बच्चों, तो आज की क्लास हमारी जो टॉपिक रहेगा, कल हम लोगों ने कहाँ एंड करा था? थोड़ा सा मुझे बता सकते हो कि कल की क्लास हम लोगों ने कहाँ एंड करी थी? हम लोग कन्वेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। निधि बेटा, आपने रिकॉर्डिंग देखी है? निधि, आपने रिकॉर्डिंग देखी है? नो सर, अभी देखेंगे अभी। चलो देख लेना इसके रिकॉर्डिंग के बारे में, क्योंकि मैंने कल की क्लास में काफी सारे कॉन्सेप्ट जो थे ना उनको डिस्कस करा था। ओके। ओके सर। हाँ, तो अब मैंने कल कन्वेक्शन के बारे में डिस्कस करा था कि कन्वेक्शन क्या होता है। ओके, कन्वेक्शन क्या होता है और किस तरीके से कन्वेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अब जो हमारे लिए जो मेन, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जो ऊर्जा का हस्तांतरण होता है या जो ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी के लिए जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? मतलब हमारी पृथ्वी के लिए जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। सूर्य। ओके, तो सूर्य से जो ऊर्जा आती है वो किस किस तरीके से आती है? रेडिएशन के माध्यम से या विकिरण के माध्यम से। अब जैसे कल की क्लास के अंदर में मैंने डिस्कस ये करा था कि जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है या जो ऊर्जा का हस्तांतरण होता है वो तीन तरीके से आप देख सकते हो: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, हीट एनर्जी जो होती है वो या तो कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर होती है या कन्वेक्शन के थ्रू होती है या रेडिएशन के माध्यम से होती है। बेटा, किसी का बैकग्राउंड नॉइज आ रही है तो उसको प्लीज अपने माइक को म्यूट कर लेना। ओके, किसी के यहाँ की। ठीक है, तो जो मैंने कल आप लोगों के साथ सबके साथ डिस्कस करा था कि किस तरीके से जो हीट एनर्जी होती है वो सूरज से पृथ्वी तक पहुंचती है। ओके, या पहले तो मैंने यही डिस्कस करा था कि जो हीट एनर्जी होती है या ऊर्जा जो होती है वो किस तरीके से एक जगह से दूसरे स्थान पर जाती है। तो उसके लिए मैंने बताया था कंडक्शन का एक माध्यम होता है। ओके, एक होता है कन्वेक्शन का माध्यम होता है, और दूसरा कौन सा होता है? तीसरा कौन सा होता है? रेडिएशन का तरीका होता है। याद है ना आप लोगों को कि हीट ट्रांसफर जो होता है वो तीन तरीके से हो सकता है। द ट्रांसफर ऑफ द हीट में टेक प्लेस बाय थ्री वेज हीट ट्रांसफर। ओके, और हीट ट्रांसफर उसके तीन तरीके क्या क्या है? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। याद है? कंडक्शन किस में होता है? सॉलिड्स के अंदर में होता है। ओके, और कन्वेक्शन किसके अंदर में होता है? लिक्विड्स और गैसेस के अंदर में होता है। और रेडिएशन जो होता है वो उसको किसी भी तरीके के मीडियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, और रेडिएशन किस तरीके से होता है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में रेडिएशन जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह की ओर ट्रैवल करता है। और इसके लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम जो होता है ना उसकी आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ओके, क्योंकि कंडक्शन होने के लिए, कन्वेक्शन होने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है, लेकिन रेडिएशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। और यही कारण होता है कि जो सूर्य होता है या जो सन होता है उससे प्रकाश जो होता है या जो ऊष्मा होती है या जो विकिरण होता है, अगर आप देखोगे वो विकिरण जो सूर्य से आने वाला ऊष्मा जो होती है वो बिना किसी माध्यम के भी पृथ्वी तक पहुंच जाती है। बिना किसी माध्यम के भी क्या होता है? पृथ्वी तक पहुंच जाती है। और वो पहुंचती किस तरीके से पहुंचती है? किसके माध्यम से? रेडिएशन के तरीके से। उसका मेथड क्या है? दैट इज कॉल्ड टू बी एज अ रेडिएशन। चलिए मैं इसको एक अलग से तुम्हें एक स्लाइड लेके समझाता हूँ, तब जाके तुम लोगों के लिए ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो कल की क्लास के अंदर में अगर आप लोग थोड़ा सा याद करेंगे तो मैंने आपके साथ डिस्कस करा था हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर। यस ओके, सर। कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था हीट ट्रांसफर, जिसको हिंदी के अंदर में ऊष्मा का हस्तांतरण कहते हैं। और हीट ट्रांसफर के तरीके क्या क्या हैं? तीन तरीके से हीट ट्रांसफर होती है: कंडक्शन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। रेडिएशन। ठीक है, कंडक्शन को, कंडक्शन जो होता है उसको वो किस में होता है? कंडक्शन किसको, चालन जिसको कहा जाता है, वो कौन से इसमें होता है? सॉलिड्स के अंदर में होता है। कंडक्टर्स के अंदर। कंडक्टर्स के अंदर में होता है। और कन्वेक्शन किस में हो सकता है? गैसेस और लिक्विड के अंदर में कन्वेक्शन होता है। ओके, और रेडिएशन जो होता है वो किस तरीके से होता है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में रेडिएशन जो होता है वो ट्रैवल करता है। ओके, इन दोनों को मीडियम की जरूरत पड़ती है, ये दोनों बिना मीडियम के नहीं हो सकते, रिक्वायर्स मीडियम। इनको माध्यम की जरूरत होती है और इसको माध्यम की जरूरत डू नॉट रिक्वायर्स एनी मीडियम। और यही कारण होता है कि सूर्य से यानी कि सन से आने वाली ऊर्जा जो होती है
या एनर्जी जो होती है वो निर्वात में भी ट्रैवल करती है, बहुत लंबी दूरी इसकी निर्वात के अंदर में भी होती है, यानी कि वैक्यूम जो होता है उसके अंदर में भी ट्रैवल करके पृथ्वी तक पहुंच जाती है, अर्थ तक ये पहुंच जाती है। और वो इसलिए पहुंच जाती है क्योंकि जो सन से जो एनर्जी आती है वो किसकी फॉर्म में आती है, रेडिएशन के थ्रू। एक रेडिएशन के थ्रू सन से एनर्जी जो होती है वो अर्थ तक पहुंच जाती है। ओके, अब जैसे मैंने आप लोगों को एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जो भी हमारा रेडिएशन होता है, जो रेडिएशन है, जो सोलर रेडिएशन है जिसको हम कहते हैं, क्योंकि सूरज से आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं सोलर रेडिएशन। ओके, सोलर रेडिएशन जो होता है जिसको हम सौर विकिरण कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, सौर विकिरण। ओके, सौर विकिरण जो होता है वो एक्चुअल में जो सौर विकिरण होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है का भाग होता है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग होता है, या विद्युत चुंबकीय पुंज जो होता है उसका भाग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का भाग होता है। और इसके अंदर में क्या होता है कि एक्सरेज भी होती है, एक्सरेज, इसमें सभी तरीके की आपको इसमें आपको वेव्स मिलती है, रेडिएशन जो होता है सभी तरीके का होता है, एक्सरेज भी होता है, इसमें रेडियो वेव्स भी है, रेडियो वेव्स भी होता है, मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है इसमें। इसमें जो होता है इंफ्रारेड भी होता है, इसके अंदर में अल्ट्रावायलेट भी होता है, इसके अंदर में विजिबल भी होता है, तो अलग अलग होता है इसके अंदर में। ओके, और जनरली इनकी इनकी अगर हम स्पीड की बात करें तो इनकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से रेडिएशन जो होता है वो सूरज से पृथ्वी की ओर पहुंचता है। ठीक है, अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है यानी कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो होता है, इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस स्पेक्ट्रम के अंदर में अलग अलग, मतलब दे हैव अ डिफरेंट, ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन, और रेडिएशन के जो विकिरण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और ये किस चीज के ऊपर निर्भर करते हैं, ये अपनी वेवलेंथ जो होती है उसके ऊपर निर्भर करते हैं, वेवलेंथ जो होती है ना उसके ऊपर निर्भर करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं उनमें भिन्न भिन्न आकार या तरंग दैर्ध्य की विकिरण होता है, या तरंग दैर्ध्य की तरंगे होती है। ठीक है, इसमें से सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो रेडियो वेव्स की होती है, रेडियो वेव्स जो होती है। ओके, और उसके बाद रेडियो वेव्स का आप ऑलमोस्ट 10⁴ मीटर के आसपास मान सकते हो, ये उसकी सबसे ज्यादा होती है। और जो गामा रेज होती हैं, जो गामा रेज होती हैं, आप ये कह सकते हैं उनकी सबसे कम होती है, वो 10⁻⁻14 होती है। तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा ना कि स्पेक्ट्रम के बारे में। ओके, यस सर। और इसी यस सर, स्पेक्ट्रम, यस। हाँ, इसी स्पेक्ट्रम के अंदर में एक विजिबल वाला भाग भी होता है जो दृश्य प्रकाश होता है, ओके, Yes, जो हमें दिखता है, और वो किसके बीच में होता है, 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर no. के बीच में होता है। विपिन तुम्हारा दिक्कत करता है बहुत ज्यादा है। हाँ सर। अब इसको इस तरीके से समझना कि अगर हम, अब आपको पता है ना कि जो हमारा दृश्य प्रकाश होता है उसको हम कैसे दिखाते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है वो विबग्योर की फॉर्म में दिखता है, नहीं दिखता, याद है, यस सर। है ना, विबग्योर Yes, की फॉर्म में। तो yes, वी हो yes, गया, sir. वी हो गया, विबग्योर, VIB GYOR. GYOR, ओके। यस सर। हाँ, अब आपको पता है ना कि वॉयलेट की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है और रेड की वेवलेंथ सर जो होती है वो ज्यादा होती है, ज्यादा इसलिए, होती है। हाँ, इसलिए रेड की स्कैटरिंग भी कम होती है, यस पता है सर। ना आप लोग। इसलिए यस खतरे का निशान जो होता है लाल का बनाया जाता है, लाल रंग यस का बनाया जाता है, ओके। और ये जो होती है, ये जो रेड होती है ना, इसके बियॉन्ड जितनी भी कहलाती है वो इंफ्रारेड कहलाती है, इंफ्रारेड होती है। और इधर की तरफ अगर हम देखते हैं तो अल्ट्रावायलेट होती है, अल्ट्रावायलेट का होता है। ठीक है, यस। अब एक चीज को ध्यान रखना कि जब भी कोई अगर अगर मान लो कोई आप हमेशा एक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी वस्तु जो होती है जब अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट, ओके, अल्ट्रावायलेट जो होती है उसको एब्जॉर्ब करती है, या अल्ट्रावायलेट तरंगे जो होती हैं उसको जब वो एब्जॉर्ब करती है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, तो उसका आणविक गति जो होती है, आणविक गति जो होती है वो बढ़ जाती है। आप समझते हैं ना आणविक गति क्या होती है,
मॉलिक्यूलर मोशन जो होता है वो बढ़ जाता है। यस सर। मॉलिक्यूलर मोशन जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मोशन अगर बढ़ जाता है तो मोशन बढ़ने से क्या बढ़ जाता है, तापमान भी बढ़ जाता है, टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। और यस सर। यही हमने डिस्कस करा था कि जब हम स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं तो ओजोन क्या करती है, अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे उसका मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ जाता है और टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज करने लगता है, ठीक है। अब एक चीज को ध्यान रखिएगा कि एक कॉन्सेप्ट और याद रखिएगा, जो शॉर्टर वेवलेंथ के होते हैं, शॉर्टर वेवलेंथ का कौन सा हुआ, अल्ट्रावायलेट या उससे नीचे के, है ना। और यस सर। शॉर्टर वेवलेंथ वाले जो होते हैं ना, उनकी शॉर्टर वेवलेंथ के जो होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, उनमें एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। और एनर्जी ज्यादा होने के कारण इनके कारण जो होने वाला डैमेज होता है ना, वो भी रिलेटिवली ज्यादा होता है। ज्यादा हो। जैसे मान लो सपोज करो अगर आपकी बॉडी से रेडियो तरंगे टकराएंगी तो वो इतना डैमेज नहीं करेंगी, लेकिन एक्सरेज अगर टकरा जाएंगी तो वो ज्यादा डैमेज करेंगी, यस सर। है ना, क्योंकि वो शॉर्टर वेवलेंथ की होती हैं। और शॉर्टर वेवलेंथ की होने के कारण क्या होता है, ज्यादा एनर्जी का ट्रांसफर करती है, ठीक है। और ज्यादा एनर्जी का ट्रांसफर करती हैं तो फिर ऑब्वियसली उसमें जो होता है एक शॉर्टर वेवलेंथ जो होती है वो ज्यादा डैमेज करने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा कि हमारा जो सूर्य होता है, आप लोग सबको समझ में आ रहा है ना, हिंदी वालों को भी, सुखदेव? जी सर बिल्कुल। हाँ, गायब मत होना तुम बिल्कुल भी। जो सूर्य होता है ना, उससे सभी प्रकार का विकिरण जो होता है वो निकलता है। सभी प्रकार का विकिरण में सभी तरीके की तरंगे होती हैं। उसमें अल्ट्रावायलेट भी होंगी, इंफ्रारेड भी होगी, विजिबल भी होगी, एक्सरेज भी होंगी, गामा रेज भी होंगी, ओके, माइक्रोवेव्स भी होंगी, रेडियो वेव्स भी होंगी। उसमें सभी तरीके की तरंगे जो होती हैं वो निकलती हैं। तो सूर्य से जो विकिरण होता है वो ऑल फॉर्म्स का होता है, ऑल फॉर्म्स ऑफ रेडिएशन, सभी प्रकार का रेडिएशन जो होता है सूर्य से निकलता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सभी रेडिएशन की मात्रा जो होती है या उसकी क्वांटिटी जो होती है वो बराबर होती है। अगर हम सूर्य से आने वाला जो विकिरण होता है, सूर्य से आने वाले विकिरण को हम क्या बोलते हैं, सौर विकिरण, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, हाँ हाँ, सौर विकिरण, या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंसोलेशन, इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ओके। इसकी सिंपल हिंदी है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अगर हम इस इनकमिंग रेडिएशन का, सोलर रेडिएशन का डाइसेक्शन करें, तो डाइसेक्शन करने के बाद हमें एक चीज का पता चलता है कि 95% जो रेडिएशन है वो एक सर्टेन रेंज के अंदर में है। और वो रेंज क्या है, 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर, माइक्रोमीटर का तो साइन समझ में आ रहा होगा ना, यदि इसे माइक्रोमीटर बोलते हैं, 0.1 से लेके, ओके, 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 2.5 माइक्रोमीटर के रेंज में के बीच में होता है। ये माइक्रोमीटर का साइन तो सबको समझ में आ रहा होगा ना, कोई है ऐसा जिसको ये माइक्रोमीटर का साइन नहीं समझ में आ रहा है? कोई है ऐसा क्लास में? म्यू वाला सब साइन होता है, ओके, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा, ओके। और 43% जो है, 43%, ओके, एनर्जी जो होती है, 43% जो एनर्जी होती है वो विजिबल पार्ट में होती है। विजिबल पार्ट का, विजिबल पार्ट कौन सा है हमारा, 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच का, ठीक है, 700 नैनोमीटर के बीच का। और 49% जो पार्ट होता है ना हमारा, वो इंफ्रारेड के बीच में होता है, इंफ्रारेड का, इंफ्रारेड जो होती है उसके बीच में होता है। और 7% जो होता है वो हमारा अल्ट्रावायलेट पार्ट होता है, अल्ट्रावायलेट, हाँ, 7% पार्ट जो होता है। बाकी अगर तुम इन तीनों को मिलाओ ना, तो बाकी जो 1% होता है, बाकी जो 1% बचा उसमें बाकी होती हैं एक्सरेज और ये सब चीजें जो होती है ना, गामा रेज, वो बाकी 1% में, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये सारी बाकी 1% के अंदर में। तो ज्यादातर जो आपको मिलता है वो इंफ्रारेड रेंज में मिलेगा, या 43% आपको विजिबल में मिलेगा, या 7% आपको अल्ट्रावायलेट में मिलेगा। इसके अलावा बाकी जो एक्सरे तरंगे होती हैं या गामा रेज जो होती हैं वो कम से, और या रेडियो वेव्स जो होती हैं वो लेस देन 1% पार्ट में होती हैं, ओके। तो आप कह सकते हो कि एक्सरेज जो होती हैं, एक्सरेज या गामा रेज जो होती हैं, है ना, या फिर रेडियो वेव्स जो होती हैं, रेडियो वेव्स जो होती हैं, ओके, वो लेस देन 1% होती है, लेस देन 1% होती है, लेस देन 1% होती है। लेस देन 1% के अंदर में होती है। ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? अब इसको थोड़ा सा मैं तुम्हें डायग्राम से दिखा देता हूँ, इससे तुम्हें ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा, ओके। अब तुम देखो बच्चों, ये हमारा पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है जो सूरज से आता है, जिसको हम सोलर स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसके लिए सही वर्ड रहेगा हमारे लिए
सोलर स्पेक्ट्रम। ओके, अगर हम सोलर स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये सोलर स्पेक्ट्रम जो होता है वो हमारा कुछ इस तरीके का है। और उसमें कौन कौन सी आपको मिलती हैं, माइक्रोवेव भी मिलती हैं आपको, रेडियो वेव्स मिलती हैं, सारी रेडियो वेव्स हैं, ये सारा इंफ्रारेड है, ये विजिबल वाला पार्ट है, ये अल्ट्रा वायलेट है, ये एक्सरेज है और ये गामा रेज है। अब एक चीज का ध्यान रखना, जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस करा था ना, इंफ्रारेड कितना परसेंट है, 49%, याद है अभी हमने डिस्कस करा था। यस सर। विजिबल के अंदर में कितना आ रहा है, 43%। और 7% जो आ रहा है वो किस में आ रहा है, अल्ट्रा वायलेट के अंदर में आ रहा है। ठीक है, तो ये खुद ही मिला के 99% हो गया, नहीं हो गया, खुद ही मिला के 99% हो गया। बाकी 1% में एक्सरेज है, गामा रेज है, या माइक्रोवेव्स हैं, या रेडियो वेव्स हैं। रेडियो वेव्स। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सन से आने वाला जो रेडिएशन होता है उसमें ज्यादातर आपको क्या मिलेगा, विजिबल और इंफ्रारेड मिलेगा। विजिबल और इंफ्रारेड मिलाकर ही आप देखो ना 91 या 92% तक पहुंच जाते हैं, है ना, 91। हाँ, या फिर उसके अंदर में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपको मिलता है वो क्या मिलता है, अल्ट्रावायलेट मिलता है। ठीक है, इसलिए एक्सरेज और गामा रेज जो होती है वो तो खैर मैंने आपको बताया ना, मीजोस्फीयर के अंदर में ही जाके अब्सॉर्ब हो जाती है, तो वो तो पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाती है। ठीक है, और माइक्रोवेव्स जो होती हैं और रेडियो वेव्स जो होती हैं उनकी मात्रा ना के बराबर होती है, इसलिए बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं होता। तो सूर्य से आने वाला जो स्पेक्ट्रम, जो विकिरण होता है, या जिसको हम इंसोलेशन कहते हैं, इंसोलेशन जो होता है उसमें ज्यादातर क्या है, विजिबल वाला पार्ट है या इंफ्रारेड वाला पार्ट है। अल्ट्रावायलेट जो है वो रिलेटिवली कम है, 7% के आसपास है। पॉइंट क्लियर है सब लोगों को? यस सर। चलिए अब हम आगे देखते हैं इसके अंदर में नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब इसको थोड़ा सा मैं एक डायग्राम से दिखाता हूं बच्चों, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। ओके, अब तुम एक चीज को समझना कि यहाँ पे मैंने दो तरीके के रेडिएशन की बात करी है। अब देखो, जब भी हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ाई कर रहे होते हैं बच्चों, तो दो तरीके के रेडिएशन की बात करते हैं, या दो तरीके के विकिरण की हम बात करते हैं। ओके, रेडिएशन जो होता है क्लाइमेटोलॉजी में दो तरीके का होता है। एक तो इंसोलेशन होता है, इंसोलेशन, दूसरा जो टेरेस्ट्रियल। हाँ जो होता है सोलर रेडिएशन, जो सूरज से आ रहा है। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ओके, और इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कौन सा होता है, जो पृथ्वी से वापस जा रहा होता है। ओके, रेडिएशन फ्रॉम अर्थ, जो पृथ्वी से जा रहा होता है, रेडिएशन फ्रॉम अर्थ। निधि समझ में आ रहा है बेटा, रेडिएशन फ्रॉम अर्थ। ओके, इंसोलेशन को हम बोलते हैं सौर विकिरण, हिंदी में बोलते हैं इसको सौर विकिरण। ओके, और जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है उसको बोलते हैं पार्थिव विकिरण। ओके, या पृथ्वी से जाने वाला विकिरण जो होता है वो पार्थिव विकिरण कहलाता है। तो रेडिएशन फ्रॉम दी अर्थ, पृथ्वी से वापस। अभी कैसे होता है, अब सूरज क्या करता है, जो सूर्य होता है वो क्या करता है, पहले पृथ्वी को गर्म करता है, पृथ्वी हीट को एब्जॉर्ब करती है, और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद उसके बाद पृथ्वी ठंडी होती है। तो जब पृथ्वी ठंडी होती है तब रेडिएशन को एमिट करती है। जैसे मैंने आपको बताया ना, कोई भी बॉडी गर्म होने के बाद क्या करेगी, वो रेडिएशन को निकालेगी या विकिरण जो होगा उसको छोड़ेगी। वो ठंडी भी तो उसी के माध्यम से होगी ना, पृथ्वी भी पूरी ठंडी ही उसी माध्यम से होगी। रात के समय में पृथ्वी ठंडी होगी, दिन के समय में पृथ्वी गर्म होगी। या आप कह सकते हो कि जैसी 12 या 3 बजे का टाइम खत्म होता है, तो अगर आप देखोगे तो पृथ्वी ठंडी होने लगती है। और ठंडी होने की प्रक्रिया कब होगी, जब उसका हीट जो होगी वो आसानी से एस्केप कर जाए, तभी पृथ्वी ठंडी होगी, नहीं होगी। अगर तुम किसी गर्म कमरे के अंदर में कोई गर्म चीज रख दोगे तो वो ठंडी नहीं होगी, लेकिन एक ठंडे कमरे के अंदर में कोई गर्म चीज रख दोगे तो वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। चाय, अरे भाई चाय जो है वो सर्दियों में जल्दी ठंडी हो जाती है, गर्मियों में जल्दी ठंडी होती है? सुखदेव जल्दी से बताओ, चाय जो होती है वो सर्दियों में जल्दी से ठंडी होगी या गर्मियों में जल्दी ठंडी होगी? शायद तो सर्दियों में होगी सर। हाँ, क्यों क्यों होगी? उसके पीछे तो लॉजिक पता नहीं है, उसके पीछे लॉजिक क्या है? अरे बेटा वही बात है ना कि जब कोई भी चीज, मैंने आपको कल क्या बताया था कि दो चीजों में तापमान का अंतर जितना अधिक होगा, अब तुमने चाय का कप रखा, ठीक है, चाय पी भी रहा है कोई लग रहा है, तो चाय का कप रखा, ठीक है, लेकिन बाहर का टेम्परेचर काफी कम है, तो आसानी से हीट का ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ओके, हाँ, तो इसको बोलते हैं थर्मल ग्रेडियंट। इसको क्या कहा जाता है, थर्मल ग्रेडियंट कहा जाता है। ओके, तो जब हम क्लाइमेटोलॉजी के अंदर में बात कर रहे होते हैं बच्चों, तो दो प्रकार के विकिरण की बात कर रहे होते हैं। ओके, एक तो हम कैसा बात करते हैं, सौर विकिरण की, और दूसरा हम किसकी बात करते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या रेडिएशन फ्रॉम दी अर्थ। अब इन दोनों के अंतर को समझो तुम लोग, इसके अंतर को आप लोग समझिएगा कि किस तरीके का है।
अब यहाँ पे क्या करा है मैंने, अगर थोड़ा सा अगर आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ एक मैंने क्या करा है, यहाँ पे एक लाइन खींच दी है, ये लाइन को तुम लोग लिखो। एक मिनट में इसे मिटाता हूँ, कलर चेंज करते हैं यार, मजा नहीं आ रहा इस कलर में। चलो सर। ये सही है। अब तुम यहाँ पर डिवीजन ले लो, ये डिवीजन लाइन बना दी मैंने। अब जो इधर की साइड वाला है ना, इसके अंदर में जो इधर की साइड वाला है, ये जो साइड है, ये सारे सोलर रेडिएशन को दिखा रहा है, ये सोलर रेडिएशन है। ओके, और ये कौन सा रेडिएशन है? अर्थ रेडिएशन, या जिसको हम बोल सकते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो होता है। सोलर रेडिएशन की हिंदी क्या है? सोलर रेडिएशन की हिंदी क्या है? सौर विकिरण। और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की हिंदी है पार्थिव विकिरण। ठीक है, अब इसको समझिएगा। जो सोलर रेडिएशन हमारा आ रहा है उसका 43% पार्ट कहां पर है? विजिबल में। अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था, नहीं करा था? यस सर। और 49% पार्ट किसमें है? इंफ्रारेड के अंदर में है। और Yes, 7% पार्ट किसमें है? 7% पार्ट किसमें? अल्ट्रावायलेट में। याद है, ये Yes, sir. विजिबल का हो गया। और 49% जो होता है वो किधर की तरफ है? इंफ्रारेड में। तो अगर तुम एक चीज देखो, ये जितना भी सन से रेडिएशन आ रहा है, ओके, अब हम दोबारा से लौट के जाते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कि अगर जो सन से रेडिएशन आ रहा है वो ज्यादातर किधर की साइड में है? वो लॉन्गर वेवलेंथ वाली साइड पर है या शॉर्टर वेवलेंथ वाली साइड पर है? मुझे बताओ। सन से जो रेडिएशन आ रहा है वो ज्यादातर लॉन्गर वेवलेंथ वाली साइड पर है या शॉर्टर वेवलेंथ वाली साइड पर है? शॉर्टर वेवलेंथ। भाई सुखदेव बताओ, भाई सन से जो रेडिएशन आ रहा है वो ज्यादातर इंफ्रारेड में है या विजिबल में है या अल्ट्रावायलेट में? ठीक है, तो ये शॉर्टर वेवलेंथ वाली साइड में है या लॉन्गर वेवलेंथ वाली साइड में? इंफ्रारेड में है या विजिबल में है या अल्ट्रावायलेट में? तो ज्यादातर जो है वो किधर की साइड में है? शॉर्टर वेवलेंथ। शॉर्टर वेवलेंथ वाली साइड में है। अरे भाई, आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? सर है ना, ये किधर की तरफ है? शॉर्टर वेवलेंथ वाली साइड है। ओके, शॉर्टर वेवलेंथ। जी सर। सन से जो रेडिएशन आ रहा है वो किधर की साइड में है? शॉर्टर वेवलेंथ वाली साइड में। अब लौट के हम इधर आते हैं, लौट के हम इसी डायग्राम को देखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो सन से रेडिएशन आ रहा है वो शॉर्टर वेवलेंथ वाली साइड पर है। लेकिन इधर वाली साइड में अगर आप देखोगे तो इधर वाली साइड में क्या है? अर्थ से जाने वाला रेडिएशन दिखाया मैंने। अर्थ से जाने वाला, मैंने दोनों को एक ही डायग्राम में ले लिया। ओके, अर्थ से जाने वाला जो रेडिएशन होता है उसको मैंने दिखाया है। ओके, तो अर्थ से जाने वाला जो रेडिएशन है जो इधर की साइड है हमारा, वो किधर की तरफ ज्यादा है? आप मुझे बताइए। अब इसकी जो देखो ना तुम लोग, इसकी वेवलेंथ देखो। हाँ, ये जो इसकी वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा है। अगर आप देखो ना, इसकी वेवलेंथ ज्यादातर 10, 20 इन सब के हिसाब से है। ओके जी सर। तो ये क्या है? लॉन्गर वेवलेंथ वाली साइड पर है। लॉन्गर वेवलेंथ वाली साइड पर है। तो आप ये कह सकते हो कि जो सन से रेडिएशन आता है वो लघु तरंगे होती हैं। लघु तरंगे होती हैं। ओके, लघु तरंगे होती हैं जिनका तरंग दैर्घ्य जो होता है वो कम होता है। और जो पृथ्वी से जाने वाला विकिरण होता है उसका जो तरंग दैर्घ्य होता है वो अधिक होता है, इसलिए इनको दीर्घ तरंगे कहा जाता है। दीर्घ तरंगे। ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? मतलब सन से जो आने वाला रेडिएशन है वो शॉर्टर वेवलेंथ का है, और जो पृथ्वी से वापस जाता है रेडिएशन वो कैसा है? लॉन्गर वेवलेंथ का। अब ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे तुम लोग? अब हमने डिवीजन जी कहां सर। तक लिया है? हमने लिया है 2.5 और 4 तक का जो डिवीजन लिया है। 2.5 और 4 तक का जो माइक्रोमीटर तक का जो हमने वो शॉर्टर वेवलेंथ का लिया है। और उसके बियॉन्ड जो है, उसके बियॉन्ड जो होता है वो लॉन्गर वेवलेंथ है। लॉन्गर वेवलेंथ का है। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? यस सर। ओके, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट सब लोगों को क्लियर हो, अगर नहीं क्लियर हुआ तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। अगर इस क्लास में कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो मैं इसको दोबारा से समझाता हूँ। निधि बेटा क्लियर है? निधि, विपिन, यस सर। क्लियर है बिल्कुल कॉन्सेप्ट? यस सर। ओके, और विपिन आपका? विपिन साहू? विपिन साहू फिर गायब हो गए लग रहा है मुझे। है तो विपिन
ध्यान नहीं दे रहा लग रहा है, आवाज नहीं आ रही है मेरी। ओके तो चलो अच्छी बात है, हाँ आ गई तुम्हारी आवाज में। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पे हम लोग एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और वो है लॉज ऑफ रेडिएशन। ओके, जिसको हम कहते हैं विकिरण के नियम। विकिरण के जो नियम है ना, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए अब हम पढ़ेंगे विकिरण के नियम या लॉज ऑफ रेडिएशन। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर आज फिजिक्स ही पढ़ाएंगे क्या पूरी? बच्चों, जब तक मैं आप लोगों को एटमॉस्फेरिक फिजिक्स नहीं समझाऊंगा तब तक आपको क्लाइमेटोलॉजी समझ में नहीं आएगी। यस सर। ठीक है, इसलिए आपको एटमॉस्फेरिक फिजिक्स तो समझनी पड़ेगी आपको, और बेसिक चीजें ही हैं जो 9th और 10th में हम लोगों ने पढ़ी है। लॉज ऑफ रेडिएशन, सुखदेव ये सब पढ़ा होगा ना 9th 10th में? लॉज ऑफ रेडिएशन या विकिरण, विकिरण विकिरण के नियम या विकिरण के सिद्धांत, विकिरण के जो सिद्धांत होते हैं। ओके, अब इसका पहला रेडिएशन, क्योंकि सूरज से आने वाला जो प्रकाश होता है या सूरज से आने वाली ऊर्जा कैसे आती है? रेडिएशन के थ्रू आती है। तो इसलिए हमें लॉज ऑफ रेडिएशन सारे पढ़ने पड़ेंगे। पहला लॉ क्या है? ओके, पहला लॉ ये है, ऑल ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट लॉ ये कहता है ऑल ऑब्जेक्ट्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यूअली emit radiant energy। मैं हिंदी में भी लिख दूंगा बच्चों, परेशान मत होना। All objects continually emit radiant energy over a range of wavelength, over a range of wavelength। All objects continually emit radiant energy over a range of wavelength। तो ठीक है, सर हाँ हिंदी में भी लिख रहा हूं बेटा। हाँ, एक बोलो। न्यू स्टूडेंट जुड़ा है, मेरा क्लासमेट हिमांशु। अच्छा चलो अच्छी बात है। तो मैं इसको समझा रहा हूं, ऑल ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यूअली एमिट रेडिएंट एनर्जी ओवर अ रेंज ऑफ वेवलेंथ। ओके, कहने का मतलब है सभी वस्तुएं, ओके, सभी वस्तुएं जो होती हैं लगातार लगातार विकिरण विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन करती हैं, उत्सर्जन करती हैं। मेरी थोड़ी सी हिंदी की वीक है, थोड़ा सा मात्राओं की गलतियां हो जाती हैं मुझसे। उत्सर्जन करती हैं, लगातार उत्सर्जन करती हैं। ओके, और यह अलग अलग तरंग दैर्ध्य की होती है। अब इसको समझो, अब इसको समझो, मैंने आपसे क्या कहा कि इस दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट तुम ले लो, तुम ये ले लो, मैं थोड़ा सा तुम्हें ऐसे दिखाया, स्टैंड दिखाया तुम्हें कैमरे का, तो इसको भी तुम अगर बात करोगे तो ये भी लगातार एनर्जी का रेडिएशन करता है। तुम्हारी बॉडी भी लगातार एनर्जी का रेडिएशन कर रही है। इवन मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं बच्चों, जो पोलर आइस कैप्स है ना, पोलर आइस कैप्स जो है ना, उनसे भी ऊष्मा ऊर्जा का रेडिएशन हो रहा है या ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। पोलर आइस कैप्स जो है वो भी कर रही है। ओके, बस ये होता क्या है कि अलग अलग रेंज में कर रही होती है। ओके, जो ठंडी वस्तुएं होंगी उनसे अलग प्रकार का उत्सर्जन हो रहा होगा, उसका वेवलेंथ अलग होगा, और जो गर्म वस्तुएं होंगी उसका वेवलेंथ अलग होगा। पॉइंट समझ में आया? पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? जो ठंडी वस्तुएं होंगी उनसे अलग प्रकार का प्रकाश उत्सर्जित हो रहा होगा या अलग प्रकार की एनर्जी उत्सर्जित हो रही होगी। और पता कैसे चलेगा? जब उनसे होने वाली जो एनर्जी है या उनसे आने वाला जो स्पेक्ट्रम होता है उसकी हम वेवलेंथ चेक कर लेते हैं, वेवलेंथ चेक कर लेते हैं। ओके, और उस वेवलेंथ के आधार पर हम उसके तापमान जो होता है उसकी गणना कर लेते हैं। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? यस सर। हाँ, अब इसको दूसरे तरीके से समझो तुम लोग। अब इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूं तुम्हें। हॉटर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, एक और नियम है जो लॉज ऑफ रेडिएशन का है। हॉटर ऑब्जेक्ट्स, हॉटर ऑब्जेक्ट्स रेडिएट्स more
टोटल एनर्जी, मोर, एक एक वर्ड पे ध्यान देना, मोर टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया देन डू कूलर ऑब्जेक्ट्स, देन डू कूलर ऑब्जेक्ट्स। जो गर्म वस्तुएं होती हैं वो ज्यादा प्रति एकांक क्षेत्रफल से ज्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन करती हैं ठंडी वस्तुओं की तुलना में। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? जो वस्तु जितनी गर्म होगी उतनी ही पर यूनिट एरिया से एनर्जी ज्यादा रेडिएट करेगी, और Yes, जो sir. वस्तु जितनी ठंडी होगी उतनी ही पर यूनिट एरिया से एनर्जी जो होगी वो कम रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, अब तुम एक चीज को समझो। ओके, हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं यहाँ पे, और इस लॉ को पता है बच्चों क्या बोलते हैं फिजिक्स के अंदर में? इस लॉ को बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। और E इक्वल्स टू सिग्मा T टू द पावर 4, इक्वल्स टू सिग्मा T टू द पावर 4। और सिग्मा का मतलब क्या है? सिग्मा क्या है? 5.67 10 टू द पावर -8। ये स्टीव बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहा जाता है, पर ये वैल्यू इसकी फिक्स रहती है। 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन टू द पावर 4, ये इसकी वैल्यू होती है। अब हम एक काम करते हैं कि अलग अलग वस्तुओं की हम निकलने वाली पर यूनिट एरिया जो एनर्जी निकलती है ना, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब बेटा निधि माइक बंद करो प्लीज। हाँ, जैसे ई सन की अगर हम बात करते हैं, ई सन सूरज से जो पर यूनिट एरिया एनर्जी निकल रही होती है या प्रति एकांक क्षेत्रफल से जो ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा होता है, तो ई सन बोलेंगे हम उसे। ओके, और वो कितना होगा? बोल्ट्जमैन की वैल्यू तो उतनी रहेगी 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8, वैल्यू तो उतनी रहेगी, इनटू, और जो सूरज जो होता है उसका तापमान कितना है? 6000 केल्विन, तो 6000 वैल्यू रख दी हमने, और टू द पावर 4 हो गया, ये 6000 केल्विन हो गया, टू द पावर 4 हो गया। ओके, तो ये टोटल वैल्यू आ जाती है लगभग आपकी 73483200 वॉट पर मीटर स्क्वायर, यानी कि सूरज के प्रति एकांक क्षेत्रफल से इतने वॉट एनर्जी जो होती है वो निकलती है। चलिए, अब इसकी तुलना में हम सन से निकालते हैं, अर्थ से निकालते हैं, अर्थ की कैलकुलेशन करते हैं। अब देखो, सिग्मा तो वही रहना है, टू टी टू द पावर 4। ओके, सिग्मा की वैल्यू तो 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 ही रहेगी, वो पूरी यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। और अर्थ का जो औसतन तापमान हम लेंगे या एवरेज टेम्परेचर लेंगे वो 300 केल्विन ले लेते हैं, तो अर्थ की वैल्यू आ जाएगी 459, ये वैल्यू आ जाएगी वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हो कि सूरज से जो ऊर्जा निकलती है पर मीटर स्क्वायर और अर्थ से जो ऊर्जा निकलती है पर मीटर स्क्वायर, दोनों में डिफरेंस कितना है। अगर तुम इन दोनों का कंपैरिजन करना चाहो तो आपको पता चलेगा जो ई सन है, सूरज के प्रति एकांक क्षेत्रफल से जो ऊर्जा निकलती है वो 1,60,000 किलोमीटर, 1,60,000 गुना है अर्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से निकलने वाली ऊर्जा के, 1,60,000 गुना अधिक है। तो पृथ्वी अपने एकांक क्षेत्रफल से यानी कि पर यूनिट एरिया से जितनी एनर्जी को रेडिएट करती है उससे 1,60,000 गुना अधिक पर यूनिट एरिया से सन जो होता है वो एनर्जी को रेडिएट करता है। ये सेकंड लॉ है रेडिएशन का। अब थर्ड लॉ हम देखते हैं। अगर आप लोगों को दोनों नियम समझ में आ गए तो थर्ड लॉ देखते हैं। थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ ये कहता है कि जो वस्तु जितनी गर्म होगी, अगर वस्तु का तापमान अधिक होगा या उसका टेम्परेचर अधिक होगा तो वो हमेशा लघु तरंगे यानी कि शॉर्ट वेवलेंथ को रेडिएट करेगा। और अगर किसी वस्तु का तापमान अगर जो होगा जो किसी भी वस्तु का अगर तापमान बहुत अधिक होगा, ठीक है, किसी भी वस्तु का तापमान अगर कम होगा, ठीक है, तो वो रिलेटिवली शॉर्टर वेवलेंथ जो होगी, सॉरी लॉन्गर वेवलेंथ जो होगी उसको रेडिएट करेगा। अब इसको समझो। ओके, अब तुम इसको समझो, लैम्डा मैक्स, इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना, हॉटर ऑब्जेक्ट रेडिएट्स more energy in shorter
wavelength, then do cooler objects. Then do cooler objects. Okay, यानी कि कोई वस्तु जितनी गर्म होगी उतनी ही शॉर्टर वेवलेंथ को वो निकालेगी। अब इसको समझो, अगर हमने कहा इसके लिए फॉर्मूला होता है लैम्डा मैक्स इक्वल्स टू सी बाई टी। लैम्डा का मतलब होता है, लैम्डा का मतलब वेवलेंथ हो गया, क्योंकि सी एक कांस्टेंट होता है जिसको वाइन्स कांस्टेंट कहते हैं। अगर हम सन की बात करें, सी की वैल्यू फिक्स होती है, वैल्यू ऑफ द सी जो होती है वो फिक्स होती है 2898 माइक्रोमीटर केल्विन, ये इसकी फिक्स होती है। तो अगर हम लैम्डा मैक्स निकालें सन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर में, अगर हम सन के लिए निकालें तो सी तो 2898 है ही, और ये कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। ये 6000 ले लो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.483 माइक्रोमीटर, 0.483 माइक्रोमीटर, और जिसको विजिबल रेंज की कैटेगरी के अंदर में रखा जाता है। अब विजिबल रेंज क्या है, शॉर्टर वेवलेंथ है, लॉन्गर वेवलेंथ है? विजिबल रेंज, विजिबल रेंज शॉर्टर वेवलेंथ है। और हम अगर हम अर्थ की अगर हम बात करें तो लैम्डा मैक्स अगर हम अर्थ का निकालेंगे तो अर्थ का कितना आएगा, 2898 तो वही रहेगा, और अर्थ का औसतन टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन। तो वैल्यू आ जाएगी 9.66 माइक्रोमीटर। 9.66 माइक्रोमीटर किसको शो करता है, लॉन्गर वेवलेंथ को शो करता है ना? लॉन्गर वेवलेंथ जो होती है उसको शो करता है। तो आप ये आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर किसी वस्तु का तापमान बहुत अधिक है तो वो शॉर्टर वेवलेंथ को निकालेगा, और किसी वस्तु का तापमान अगर कम है तो वो लॉन्गर वेवलेंथ जो होगी उसको निकालेगा। तो ये आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं, इस लॉ को बोलते हैं वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वाइन का विस्थापन नियम, वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ। पॉइंट क्लियर है बच्चों आप लोगों को? सब लोगों को क्लियर है? निधि, सुखदेव, ये पॉइंट क्लियर है? निधि? सर। यस सर। पॉइंट क्लियर है ना बिल्कुल? विपिन साहू, ओके। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम देखें चौथा नियम क्या कहता है, चौथा नियम ये कहता है कि जो वस्तु जितनी अच्छी उत्सर्जक होती है, ओके, जो वस्तु जितनी अच्छी उत्सर्जक होती है उतनी ही अच्छी अवशोषक भी होती है। यानी कि आप ही कह सकते हो कि जो वस्तुएं गुड एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन होती हैं वो गुड एमिटर भी होती है। जो वस्तु जितना अच्छा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा उतना ही अच्छा रेडिएशन को एमिट भी करेगा। ठीक है? यस सर। हाँ, तो हमेशा ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट्स that are good absorber of radiation are also good emitters। याद रहेगा आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट? तो कहने का मतलब है जो वस्तुएं अच्छी अवशोषक होती हैं वो अच्छी उत्सर्जक भी होती हैं। ओके, तो अर्थ और सन, जो हमारी पृथ्वी है, यानी कि अर्थ और सन, ये दोनों के दोनों अच्छे एब्जॉर्बर भी हैं और अच्छे क्या हैं, रेडिएटर भी हैं। एमिटर, हाँ, एमिटर या रेडिएटर भी है, रेडिएटर भी अच्छा करते हैं। लेकिन अर्थ और सन के विपरीत जो हमारा वायुमंडल है ना बच्चों, जो हमारा वायुमंडल है या जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये सेलेक्टिव एब्जॉर्बर है। सेलेक्टिव एब्जॉर्बर हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एब्जॉर्बर ऐसा है जो कुछ रेंज की तो जो रेडिएशन होता है उसको तो एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाकी के लिए क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। सर। बाकी के लिए क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, आसानी से जाने देता है। यस सर। ओके, अगर हमारा एटमॉस्फेयर एक अच्छा एब्जॉर्बर होता ना तो पृथ्वी तक तो कभी भी हीट पहुंच ही नहीं पाती, या पृथ्वी तक तो कभी सारा ही रास्ते में एब्जॉर्ब हो गया होता। लाइकवाइज यूवी रेज आर एब्जॉर्बड। हाँ, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, लेकिन विजिबल विजिबल जो होती है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। यस सर। ओके, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर वो क्या है, सेलेक्टिव एब्जॉर्बर है, एंड एमिटर भी सेलेक्टिव है, सेलेक्टिव ही एमिटर है। कहने का मतलब यह है कि जो वायुमंडल है वो क्या है, वायुमंडल कुछ को अवशोषित करता है, कुछ को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, ओके, और कुछ के लिए क्या है,
पारदर्शी है, पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है। ये पॉइंट क्लियर है? कुछ के लिए अच्छा, वायुमंडल जो है हमारा कुछ के लिए अच्छा अवशोषित कर लेता है, कुछ के लिए क्या है, पारदर्शी। ओके, और एक चीज को ध्यान रखना कि जिस चीज के लिए ट्रांसपेरेंट होगा एटमॉस्फेयर हमारा, उसका क्या करेगा, बहुत कम एब्जॉर्प्शन करेगा, लिटिल एब्जॉर्प्शन। वैसे भी जो रेडिएशन जो होगा वो ट्रांसपेरेंट मतलब मीडियम से निकलेगा, या जिसके लिए हमारा मीडियम जो होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, वो एब्जॉर्ब होगा ही नहीं। और इसलिए हमारे वायुमंडल के अंदर में जो विजिबल लाइट होती है वो एब्जॉर्ब नहीं होती, वो क्या करती है, सीधे पृथ्वी तक पहुंच जाती है। लेकिन पृथ्वी अच्छा एब्जॉर्बर भी है और अच्छा रेडिएटर भी है। ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? अब तुम लोग इस चीज को समझो। अब मैं तुम्हें छोटा सा एक बहुत बढ़िया चीज आप लोगों को समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए चीज। ठीक है? दिख रहा है आप लोगों को, डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. अब तुम इस डायग्राम पे ध्यान दो। इसमें दो चीजें हैं, एक तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है और दूसरा कैसा है, सोलर रेडिएशन है। मेरे ख्याल से इस डायग्राम को सोलर रेडिएशन का मतलब समझने में किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है? सूरज से आने वाला विकिरण जो है, और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है उसको समझने में भी दिक्कत तो नहीं हो रही है? अब तुम एक चीज को देखो, हमारे जो वायुमंडल है या जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें कौन कौन सी गैसेस हैं बच्चों? हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, Carbon dioxide. ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन, ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है। अब तुम देखो जो सोलर रेडिएशन है वो कहीं पे भी अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत ओजोन और ऑक्सीजन जो है वो अल्ट्रावायलेट पार्ट को तो अब्सॉर्ब कर रही है, लेकिन ज्यादातर रेडिएशन जो है वो हमारे वायुमंडल में से, जो सूरज से आने वाला विकिरण जो है वो ज्यादातर क्या है, वायुमंडल में से पास ऑन हो जा रहा है और पृथ्वी तक पहुंच रहा है। Yes, sir. कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है? तुम देखो ना, जरा सा एब्जॉर्ब जो है वो इधर की तरफ, तुम कह लो कि इधर की तरफ एब्जॉर्ब हो रहा है। ओके, Ozone. वो ओजोन में भी कौन सा एब्जॉर्ब हो रहा है, अल्ट्रावायलेट। Yes, sir. UV. यूवी, और यूवी कितना परसेंट है, 7%। 1%. तो बाकी जो 43% और कितना था हमारा, 43% तो हमारा ये था विजिबल वाला। और बाकी कितना था, 49. और वो 49, कितना, sir. और वो कितना 49% था इंफ्रारेड वाला पार्ट जो था। अब तुम देखो इंफ्रारेड वाला पार्ट तो अब यहां तक तुम अगर ले लो तो इंफ्रारेड वाला पार्ट तो एब्जॉर्ब ही नहीं हो, थोड़ा बहुत वाटर वेपर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वायुमंडल के अंदर में, वो इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। Yes, sir. लेकिन जो विजिबल वाला भाग है वो तो बिल्कुल ही भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, सीधा कहां तक पहुंच रहा है, पृथ्वी तक पहुंच रहा है। लेकिन पृथ्वी से जाने वाला जो रेडिएशन है, जो वापस रेडिएशन जाता है, वो कैसा है, लॉन्ग वेव है। Yes, अब ये sir. जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है, अब वो भी तो वायुमंडल में से ही निकलेगा। तो Yes, sir. नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है वो भी बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डाल रहा, आप देखो ना आसानी से निकल रहा है। ओजोन पे भी बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा। ओके, Yes. ओके। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तुम देखो, कार्बन डाइऑक्साइड एक सिग्निफिकेंट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर के जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो आप देखो एक सिग्निफिकेंट एब्जॉर्बर ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है। Yes, मतलब sir. हमारे जो पार्थिव विकिरण है या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का जो एक सिग्निफिकेंट एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। बात आई समझ में आपके? तो कहने का मतलब ये है, अब तुम Yes, एक sir. चीज को देखो, यहाँ पे पूरा वायुमंडल पे ध्यान दो, यहाँ जो नीचे है ना, यहाँ पे पूरा वायुमंडल है। अब इस पूरे वायुमंडल पे तुम लोग ऐसे ध्यान दो कि इस वायुमंडल के अंदर में अगर तुम इधर की तरफ ध्यान दोगे तो टोटल एटमॉस्फेयर अगर आप देखो तो, संपूर्ण अगर वायुमंडल की बात करें या टोटल एटमॉस्फेयर की बात करें, तो जो सोलर सन से आने वाला रेडिएशन है या जो सोलर रेडिएशन है उसका कोई बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रहा। लेकिन पृथ्वी से जाने वाला जो रेडिएशन है उसका काफी एब्जॉर्प्शन हो रहा है। हो रहा है, नहीं हो रहा? Yes, sir. तो इससे फाइनल आपका कंक्लूजन क्या निकलता है, इससे फाइनल आपका कंक्लूजन क्या निकलता है कि अवर एटमॉस्फेयर, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। एटमॉस्फेयर इज ट्रांसपेरेंट फॉर सोलर रेडिएशन। Yes, sir. ओके, बट ओपेक मतलब अपारदर्शी। ट्रांसपेरेंट Yes, का sir. मतलब पारदर्शी होता है और ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी। तो बट ओपेक फॉर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। आई बात समझ में? Yes, sir. ओपेक फॉर टेरेस्ट्रियल। और ऐसा क्यों है बच्चों?
क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और जो वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स हैं वो लॉन्ग वेव या इंफ्रारेड वाली साइड जो होती है उसको तो अच्छा एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जो विजिबल वाली साइड होती है उसको एब्जॉर्ब अच्छा नहीं करते। और सूरज से जो आने वाला है वो शॉर्ट वेव है, तो शॉर्ट वेव को बहुत अच्छा एब्जॉर्ब नहीं करते। जो वाटर वेपर है या कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसको ज्यादा एब्जॉर्ब करती है? लॉन्ग वेव को एब्जॉर्ब करती है। तो लॉन्ग वेव किससे आ रहा है? पृथ्वी से आ रहा है। लॉन्ग वेव रेडिएशन कहां से मिला हमें? लॉन्ग वेव अर्थ रेडिएशन जो है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है। अर्थ तो से। हाँ, अर्थ से मिल रहा है। तो क्या यहाँ पे हम लोग इस बात को कह सकते हैं कि हमारा जो वायुमंडल है या जो हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो कौन से रेडिएशन से गर्म होता है? टेरेस्ट्रियल से या सोलर रेडिएशन से? भाई सोलर रेडिएशन के लिए तो वो ट्रांसपेरेंट है, और जिस चीज के लिए वो ट्रांसपेरेंट होगा उसको तो एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं ना। जिस चीज के लिए ट्रांसपेरेंट होगा उसको एब्जॉर्ब करेगा नहीं। ओके, और जिस चीज को एब्जॉर्ब करेगा वही ना उसके तापमान को बढ़ाएगा, वही तो उसके टेम्परेचर को बढ़ाएगा। यस सर। अब तुम एक छोटा सा, हामिद इस चीज के बारे में बताएगा, और आप लोग भी कभी किसी पर्वतीय क्षेत्र में जब बर्फ गिर जाती है ना, तब तुम इस चीज पर ध्यान देना। हामिद बताएगा इस चीज के बारे में, क्योंकि हामिद के लिए तो बड़ी कॉमन सा फिनोमेना है। ओके हामिद, कभी तुमने एक चीज ध्यान दिया है कि कोई एक एरिया है और वहां पे बहुत सारी बर्फ पड़ी हुई है? यस सर। और यहाँ पे बर्फ के कहीं पे बीच में क्या है, एक खंबा या पेड़ जो है वो बीच में है। यस सर। एक पेड़ जो है वो बीच में है, ठीक है। अगर यस तुम सर। पेड़ के, यहाँ सब तरफ बर्फ है, ये सब आइस है, ओके। यस। पेड़ के तुम चारों तरफ देखते हो गड्ढा बन जाता है, गड्ढा बन जाता नहीं बन जाता? इधर की आइस कहीं नहीं पिघली है, लेकिन यस पेड़ सर। के आसपास वाली आइस जो होती है वो पिघल जाती है, यस सर। और दूर की आइस नहीं पिघली है। अब इसके पीछे यस, रीजन क्या है? कभी ध्यान दिया तुमने? क्योंकि सर वहां पर वो जगह होती है ना सर, वो अर्थ उसको फिर एब्जॉर्ब रेडिएट करती है, तो उसकी वजह से हीट निकलती है उसमें से। हम्म बोलो बोलो बोलो, आगे बोलो। जी, उसकी वजह से सर वहां से पिघलना शुरू होता है सर, क्योंकि हमने बोला कि टेरेस्ट्रियल की वजह से। हाँ हाँ हाँ, चलो। अब तुमसे मैंने कहा कि ये आइस है? यस सर। आइस की एक खासियत होती है, जो सोलर रेडिएशन होता है ना, आइस का एल्बिडो होता है। एल्बिडो, ओके। एल्बिडो का मतलब होता है कि सूरज से आने वाले प्रकाश का ये परावर्तन बहुत करता है, और इसका एल्बिडो जो होता है वो 90% से ऊपर होता है। मतलब एब्जॉर्ब ना करके क्या करता है ये, इसको रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस भेज देता है। एब्जॉर्ब करता ही नहीं आइस। जो फ्रेश आइस होती है ना, फ्रेश स्नो जो होती है, यस सर। इसलिए जब कभी भी बर्फ ताजी ताजी गिरी होती है ना और आप ट्रैवल कर रहे हो तो बड़ी चमक सी लगती है। यस सर। अभी आप, यस सर। क्यों? क्योंकि जो सूरज का प्रकाश पड़ता है या सूरज का जो ऊर्जा आती है वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। यस सर। और इसलिए कभी कभी जो लोग ड्राइविंग कर रहे होते हैं ना उनको बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए उनको पोलराइड ग्लासेस यूज करने पड़ते हैं। जी सर। जी सर। आपने कभी ध्यान दिया ना, लद्दाख में जो हमारे जवान जो होते हैं, जो लद्दाख में होते हैं या कहीं किसी और जगह पे होते हैं, सर। है ना, तो अगर आप देखोगे तो वो लोग पोलराइड ग्लासेस, सियाचिन में पोलराइड ग्लासेस पहन रखे होते हैं। यस सर। क्योंकि यस सर। जो रेडिएशन होता है ना, सूरज का जो रेडिएशन होता है वो रिफ्लेक्ट होके आता है, बहुत तगड़ी चकाचौंध पड़ती यस है। सर। सिंपल सी बात है, जिस चीज ने अगर रिफ्लेक्शन कर दिया तो वो कभी भी उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी ना। नो सर। टेम्परेचर तो तभी बढ़ेगा जब एब्जॉर्प्शन होगा। भाई ये यस सर। सपोज करो कि मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये पेन है, अब इस पेन का टेम्परेचर तभी बढ़ेगा जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अगर ये हीट को एब्जॉर्ब ना करके ये हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है तो कभी भी इसका टेम्परेचर बढ़ेगा? नो सर। कभी नहीं बढ़ेगा। बच्चों सब लोग जवाब दो, केवल एक हामिद ही है जो लगातार मुझे जवाब दे रहा है, और कोई बंदा मुझे लग नहीं रहा कि वो साथ में मेरे चल रहा है। ओके, पुष्पेंद्र, पुष्पेंद्र जी गायब हो गए? सर यहीं पे हूँ सर, सुन रहा हूँ। हाँ, तो अब मुझे एक बात बताओ, सुखदेव, पुष्पेंद्र, निधि, बेटा इस चीज का मुझे जवाब दो कि अगर कोई भी वस्तु है, अगर ये पेन मैंने लिया है तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तभी जब ये हीट को एब्जॉर्ब करेगी, है ना? अगर ये Yes, पेन sir. हीट को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी तो उसका टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा? इसी तरीके से आइस होती है। अगर आइस जो होती है वो ऊष्मा को अवशोषित ही नहीं करेगी तो उसका तापमान कभी नहीं बढ़ेगा। तो ये आइस की खासियत होती है कि आइस क्या करती है, जो सूरज से आने वाला प्रकाश होता है या सूरज से आने वाला रेडिएशन विकिरण जो होता है उसको क्या करती है, परावर्तन कर देती है, और वो एब्जॉर्ब ही नहीं होती, इसलिए आइस नहीं पिघल रही होती है।
फ्रेश स्नो जो होती है वो सन के निकलने के बाद नहीं पिघल रही होती है, और कई बार आप देखते हैं ना कि सनबर्न हो जाते हैं, अगर आपने ध्यान दिया है। यस अगर सर। कभी कभी ताजी ताजी बर्फ पड़ी हुई होती है ना, लोग खेल रहे होते हैं उसके ऊपर। यस और होता क्या है कि उनको टैनिंग हो जाती है, यस सर। क्योंकि बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, स्नो का जो रिफ्लेक्शन हो रहा होता है ना, वो बहुत ज्यादा हो रहा होता है। कई बार सर आईसाइट भी इफेक्ट होती है। हाँ, वो तो कुछ भी हो सकता है। ओके, अच्छा, फिर दूसरा, अगर तुम यही आइस को तुम किसी पेड़ के आसपास देखोगे तो वो पिघल चुकी होगी, और यहाँ पे एक गड्ढा सा बन चुका होगा पिघल कर, एक डिप्रेशन जो होता है ना, क्रेटर सा, वो बन गया होगा यहाँ पे इसके पेड़ के आसपास। कारण क्या होता है कि आइस तो एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। यस सर। आइस तो एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। आइस क्यों नहीं एब्जॉर्ब कर रही है? क्योंकि आइस शॉर्टर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं करती है, शॉर्ट वेवलेंथ को। यस सर। अब लेकिन आइस ने क्या करा, पेड़ को, ये सूरज ने पेड़ को भी गर्म करा। यस सर। पेड़ ने तो हीट को एब्जॉर्ब, शॉर्टर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया, और फिर उसके बाद पेड़ ने क्या निकाला, लॉन्गर वेवलेंथ जो थी उसको निकाला। यस सर। अब ये जो लॉन्गर वेवलेंथ थी, उसको इंफ्रारेड वाली साइड जो थी ना, उसको यस लॉन्गर इंफ्रारेड वाली साइड जो थी उसको आइस ने एब्जॉर्ब कर लिया, ऑब्जर्व किया। और वहां से पिघल गई उसके आसपास के एरिया से। यस सर। ओके, इसलिए Yes, कभी भी तुम जाके देखना किसी पेड़ के आसपास जो होगी, वहां पे एक क्रेटर सा बन गया होगा बर्फ का। ओके, एग्जैक्टली। और लेकिन दूर की बर्फ जो होगी पूरी ढकी भी होगी, लेकिन पेड़ के आसपास जो होगी वो दबी भी होगी, वहां पे जी वहां की सर। पिघली भी होगी। यस सर। ओके, क्योंकि बर्फ जो होगी वो सूरज के प्रकाश को या सूरज की रोशनी को एकदम से नहीं लेगी। ओके, वो दूसरे मीडियम से ले, मतलब जो सूरज से आने वाला है उसको ना लेके दूसरे मीडियम के दूसरे तरीके से उसको एब्जॉर्ब करेगी। आई बात समझ में आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो हर एक जो वस्तु होती है ना बच्चों, हर एक जो वस्तु होती है उसकी अपनी परावर्तन करने की गुण होता है, और अलग अलग वस्तुओं का परावर्तन अलग अलग होता है। ओके, अब होता क्या है कि जो सूरज से आने वाला प्रकाश होता है, या जो सौर विकिरण होगा, सौर विकिरण होगा, सूरज से आने वाला जो विकिरण होगा, उसके साथ तीन चीजें हो सकती हैं। तीन चीजें हो सकती है, नहीं हो सकती हैं? तीन चीजें होंगी। या तो वो वायुमंडल, वो या तो वो एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होगा, अवशोषित होगा, ठीक है, या क्या होगा, ट्रांसमिटेड होगा, वायुमंडल को क्रॉस कर जाएगा, ट्रांसमिट यस हो सर। जाएगा और पृथ्वी तक पहुंच जाएगा, ठीक है, या फिर उसका परावर्तन होगा, या क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। यस यही सर। तो होगा। जी इन सर। तीनों के अलावा तो कुछ नहीं होगा। या तो एब्जॉर्ब होगा वायुमंडल के अंदर में, या वायुमंडल के अंदर में ट्रांसमिट होकर निकल जाएगा, या वायुमंडल के अंदर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, अब एब्जॉर्प्शन जो होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? ठीक है, एब्जॉर्प्शन जो होता है, किसी भी वस्तु जो होती है, हाँ बेटा कोई पूछना चाहता है कुछ? कोई भी जो वस्तु होती है या वायुमंडल के अंदर में जो भी कुछ भी उपस्थित है, वो एब्जॉर्प्शन, या पृथ्वी पे कोई भी चीज अगर उपस्थित है तो उसकी अवशोषित करने की जो क्षमता होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन ब्राइटनेस। ब्राइटनेस के ऊपर डिपेंड करती है कोई भी चीज कितनी ब्राइट है। अगर कोई चीज लो ब्राइट होगी, लो ब्राइटनेस होगी, लो ब्राइटनेस होगी, तो उसका एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा? हाई होगा, हाई एब्जॉर्प्शन। और कोई भी चीज अगर मोर ब्राइट होगी तो उसका एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा? लो होगा, लो एब्जॉर्प्शन। हाई एब्जॉर्प्शन एंड लो एब्जॉर्प्शन। पॉइंट समझ में आया? कि कोई यस भी सर। वस्तु अगर ज्यादा उजली होगी तो वो विकिरण को कम एब्जॉर्ब करेगी, और कोई भी वस्तु अगर उजली कम होगी, यानी कि ब्राइटनेस उसके अंदर में कम होगी, तो वो ज्यादा एब्जॉर्प्शन करेगी। जैसे सुनो सर। हाँ, स्नो। तो स्नो की क्या होती है? ब्राइटनेस ज्यादा होती है, इसलिए वो एब्जॉर्प्शन नहीं करती। है तो लो ऑब्जर्व। अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के साथ साथ बच्चों एक कॉन्सेप्ट और आता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं एल्बिडो। एल्बिडो, ओके, एल्बिडो, ALBEDO। एल्बिडो का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन, फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक, दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक। यानी कि किसी भी वस्तु पे जो विकिरण आता है उसका कितना प्रतिशत भाग वापस चला जाता है या परावर्तित हो जाता है, दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक।
किसी भी वस्तु पे आने वाले विकिरण का कितना प्रतिशत भाग क्या होता है, परावर्तित हो जाता है, उसको एल्बिडो कहलाती है उसी चीज की। अब एक गंजा व्यक्ति है, सपोज करो, अभी बाल साफ करवा के आया, गंजा हुआ है, और उसने सर पे तेल लगा रखा है, तो चमक मारता नहीं मारता उसका सर जो होता है? यस सर। ठीक है, उससे क्या पता चलता है कि वो बहुत सारे रेडिएशन को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। यस सर। ठीक है, अब देखो पूरी की पूरी जो पृथ्वी है, अगर हम पूरी पृथ्वी के एल्बिडो को कैलकुलेट करें तो पूरी की पूरी जो हमारी अर्थ है ना, उसका एल्बिडो 30% है। कहने का मतलब है अगर 100 यूनिट ऊर्जा आई है तो 30 यूनिट तो परावर्तित होकर चली जाती है, पहुंचती नहीं अर्थ तक। अर्थ उसका क्या कर देती है, रिफ्लेक्शन कर देती है। अगर फ्रेश स्नो होगी तो उसका जो एल्बिडो होगा वो 75 टू 95% होगा, 75 टू 95% होगा। क्लाउड्स जो होते हैं, ओके, उनका डिपेंड करता है, हाई क्लाउड है, लो क्लाउड है, उनका जो रिफ्लेक्शन होता है 70 टू 50% होता है। ओल्ड स्नो जो होती है, जो पुरानी बर्फ होती है ना जमी हुई, उसका कम हो जाता है, वो 30 टू 40% होता है, क्योंकि उसमें मट्टी और सब चीजें पड़ जाती है ना, तो जिसकी वजह से वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर रही होती है। ड्राई सैंड जो होता है, अगर सूखा रेत है तो उसका एल्बिडो जो होता है वो 35 टू 45% होता है। यस सर। और वाटर जो होता है, वाटर का जो एल्बिडो होता है वो डिपेंड करता है कि एंगल क्या है, पड़ने वाले प्रकाश का एंगल क्या है। ओके, अगर 90 डिग्री के एंगल पे प्रकाश पड़ेगा तो एल्बिडो बहुत ही कम होगा, वो केवल 2% होगा। यस सर। और पैरेलल होगा तो 0 डिग्री के उस पे होगा तो एल्बिडो बहुत ज्यादा होगा, 99% होगा। वैसे आप ले सकते हैं, अगर मान लीजिए 30 डिग्री के एंगल पे प्रकाश रेडिएशन पड़ता है तो 6% का एल्बिडो होगा, और ज्यादातर हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्लाइड दिखाता हूं। ओके, अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को इस चीज को समझ, देखो ये इस तरीके से है, जो एल्बिडो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है एल्बिडो का। ओके, थोड़ा समझिएगा इस एल्बिडो के कॉन्सेप्ट को, कि अगर आप देखेंगे जो थिक क्लाउड्स होते हैं ना, उनका एल्बिडो जो होता है वो तुलनात्मक तौर पर ज्यादा होता है, 70 टू 80% होता है। जो थिन क्लाउड्स होते हैं ना, जैसे ऑल्टो स्ट्रेटस क्लाउड हो गए, इनका जो एल्बिडो होता है वो 25 टू 30% होता है, क्योंकि उनमें वाटर होता है। तो थिक क्लाउड्स होते हैं ना, उनके ऊपरी वाले भाग के अंदर में आइस के क्रिस्टल्स होते हैं, आइस होता है, तो इनका जो एल्बिडो होता है वो ज्यादा होता है। जो ग्रास होती है ना, घास जो होती है, उसका एल्बिडो 5 से 25% होता है। जो सड़क होती है ना एस्फॉल्ट की, उसका एल्बिडो 5 से 10% होता है। अगर आपकी घर की छत लाइट है तो उसका एल्बिडो 35 से 50% होगा, और डार्क है तो उसका एल्बिडो 10 से 15% होगा। अगर गीला खेत है तो उसका एल्बिडो 15 से 25% होगा, 15 टू 25% होगा। ओके, उसका एल्बिडो जो होगा। ओके, और जो फॉरेस्ट होते हैं उसका एल्बिडो 5 टू 10% के आसपास होता है। ओके, तो ये अलग अलग सरफेस जो होते हैं ना, उनका एल्बिडो, सैंडी बीच होगा, अगर होगा तो उसका एल्बिडो लगभग 20 से 40% होगा। और वाटर का एल्बिडो जो होता है वो 5 टू 80% हो सकता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो सूरज से आने वाला प्रकाश होता है, या तो वो एब्जॉर्ब होगा, या क्या होगा, ट्रांसमिटेड होगा, या वो रिफ्लेक्टेड होगा, या स्कैटर्ड होगा। 4 चीज आप मान सकते हो उसमें। ओके ओके, यस सर। तो जो सूरज से आने वाला प्रकाश होता है उसके अंदर में क्या होगा, सूरज से आने वाला प्रकाश या तो एब्जॉर्ब होगा, या ट्रांसमिटेड होगा, या रिफ्लेक्शन होगा, उसका परावर्तन होगा, और एक और आप बोल सकते हैं उसका, या स्कैटरिंग होगा, स्कैटर्ड होगा। ठीक है, स्कैटर्ड को क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन, पता है ना? यस सर। सबको पता है ना, प्रकीर्णन कहा जाता है इसको, स्कैटरिंग को जो होता है। आपके घर तक जो घर में सूरज निकलने के बाद पूरे घर के अंदर में जो रोशनी फैल जाती है ना, वो क्यों फैल जाती है, क्योंकि स्कैटरिंग के माध्यम से आपके हर कमरे तक रोशनी पहुंच जाती है। क्लियर है? क्लियर है आप लोगों को? अब ये जो ट्रांसमिटेड वाला भाग होता है, जैसे मैंने एब्जॉर्ब का आपको बता दिया, एब्जॉर्प्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, सरफेस की ब्राइटनेस के ऊपर। अगर सरफेस कम ब्राइट होगा, तो अगर लाइटर सरफेस होगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, अवशोषण अधिक होगा। ओके, और सॉरी,
अगर हाँ ब्राइटनेस कम है तो एब्जॉर्प्शन अधिक होगा, और ब्राइटनेस अगर ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन जो होगा वो कम होगा। ये पॉइंट क्लियर है? अब इसके बाद अगर हम देखें तो ट्रांसमिटेड कैसे होता है? ट्रांसमिटेड का मतलब क्या होता है कि बगैर एब्जॉर्ब हुए, अब मान लीजिए ये हमारा सन है, ये हमने कहा कि साहब ये हमारा सन है, छोटा सा सन बना लिया हमने, और हमने कहा कि ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, हालांकि सन और पृथ्वी का क्योंकि दूर है तो इसलिए हम छोटा दिखा रहे हैं, अदरवाइज सन तो काफी पृथ्वी की तुलना में तो खैर काफी है। ओके, अब तुम देखो सूरज से आने वाला विकिरण है। ओके, सूरज से आने वाला विकिरण जो होगा, ओके, और पृथ्वी से, अब देखो सूरज से आने वाला विकिरण जो होगा वो क्या होगा, हमारे वायुमंडल को भी क्रॉस करेगा। और हमारे चारों ओर क्या है, एक वायुमंडल है। चलो मैं इसको ग्रीन कलर से ले लेता हूँ वायुमंडल को। ओके, इसको मैं ग्रीन कलर से ले लेता हूँ, और ये हमारा वायुमंडल है। उस वायुमंडल को भी क्रॉस करेगा नहीं करेगा? यस सर। तो जब हम वायुमंडल को क्रॉस करेगा तो इसमें क्या क्या है, वायुमंडल के अंदर में क्या है बच्चों, कौन कौन सी गैसेस है वायुमंडल के अंदर में? अभी मैंने आपके साथ डिस्कस करा था, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ओके, और क्या है, ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, यही मेजर है हमारी। यस सर। और सूरज से आने वाला प्रकाश कैसा है, शॉर्ट वेव है या लॉन्ग वेव है? शॉर्ट वेव है। अब शॉर्ट वेव को ना तो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, ओजोन जो होती है वो अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए ओजोन क्या करती है, अल्ट्रावायलेट को छान देती है और पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देती, क्योंकि वहीं एब्जॉर्ब हो गई रास्ते में। तो कहने का मतलब है 7% वाला भाग जो था वो किसने एब्जॉर्ब कर लिया, ओजोन ने एब्जॉर्ब कर लिया। कार्बन डाइऑक्साइड शॉर्ट वेव को एब्जॉर्ब नहीं करती, वाटर वेपर भी थोड़ा बहुत अगर एब्जॉर्ब कर ले तो कर ले, नहीं तो इंफ्रारेड वाली साइड जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो होते हैं वो इंफ्रारेड वाली साइड जो होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। आई बात समझ में? तो क्या आप ये कह सकते हो कि हमारा वायुमंडल जो है वो अधिकांशता हमारे जो सूरज से आने वाला प्रकाश है उसके लिए क्या है, ट्रांसपेरेंट है, और वो आसानी से पेनिट्रेट होने देता है? यस सर। आप इस बात से सहमत हो? आप लोग सब इस बात से सहमत हो वो आसानी से पेनिट्रेट कर गया? यस सर। ओके, वो आसानी से पेनिट्रेट कर गया। ओके, अब बात आती है कि जो हमारा विकिरण है, यानी कि जो हमारा रेडिएशन जो अर्थ से वापस जा रहा है, अब ये जो अर्थ से वापस जाने वाला रेडिएशन है इसका नाम क्या है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब ये रेडिएशन कैसा है निधि, लॉन्ग वेव है शॉर्ट वेव है निधि? लॉन्ग वेव। लॉन्ग वेव है। और अभी हमने पीछे ग्राफ में देखा था कि लॉन्ग वेव को कार्बन डाइऑक्साइड भी अब्सॉर्ब कर लेता है और वाटर वेपर भी अब्सॉर्ब कर लेता है ना? हमने देखा था नहीं देखा था? यस तो सर। इसका मतलब हमारा जो वायुमंडल है वो जो सूरज से आने वाला प्रकाश है उसके लिए क्या है, ट्रांसपेरेंट है रिलेटिवली, पूरा तरीके से तो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओके, ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जो पृथ्वी से वापस जाता है उसके लिए क्या है, ओपेक है। ओपेक का मतलब उसके लिए अपारदर्शी है। यस सर। तो इसलिए क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब कोई भी चीज जिस चीज को एब्जॉर्ब करेगी उसका तापमान बढ़ेगा। तो क्या हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमारा जो वायुमंडल गर्म होता है वो सूरज से ना गर्म होके किससे गर्म होता है, पृथ्वी से गर्म, पृथ्वी से गर्म होता है। क्या आप लोग सब इस बात से एग्री करते हैं? सब इस बात से एग्री करते हैं? अब सिंपल सी बात है, अब सिंपल सी बात है बच्चों, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाए तो क्या होगा, वो ज्यादा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा? यस करेगा सर। नहीं करेगा? हो अब जाएगा। मान लो एक कंट्री है उसने खूब कार्बन का एमिशन करना शुरू कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब गैसेज जो है ना काफी ज्यादा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। यस सर। तो अब यहाँ पे बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी उसने, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हीट को एब्जॉर्ब करेगी नहीं करेगी? यस सर। अब जब हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो क्या ये हीट यहीं तक रह जाएगी? नो सर, फैलेगी पूरे सर। पूरे ग्लोब के अंदर में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट होगा नहीं होगा? यस सर। तो सभी जगह की चीजों को प्रभावित करेगी। तो धीरे धीरे करके क्या होगा, धीरे धीरे करके क्या होगा कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो और जगह भी पहुंचेगी तो हर जगह की हीट एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगी, तो अल्टीमेटली हमारे वायुमंडल का तापमान क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब सिंपल सी बात है बच्चों, अगर वायुमंडल गर्म हो जाए तो फर्क नहीं पड़ रहा, चलो ठीक है, केवल वायुमंडल गर्म होता है, लेकिन होता क्या है
कि जो हमारे वायुमंडल का कुछ भाग जो होगा वो लौट के पृथ्वी पे भी पहुंचेगा, री रेडिएट होगा, री रेडिएट होगा, री रेडिएट होगा नहीं होगा। और जब ये री रेडिएट होगा, कार्बन Yes, sir. डाइऑक्साइड ने एब्जॉर्ब कर लिया, अब ये री रेडिएट करेगी, हीट को छोड़ेगी, तो हमारी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि पेड़ों से बर्फ पिघल गई, पेड़ों की हीट से, तो उसी तरीके से क्या हुआ, जो बर्फ थी हमारी उस Yes, रेडिएशन sir. से क्या होने लगी, पिघलने लगी। जब बर्फ पिघलेगी तो क्या होगा, बर्फ पिघल के पानी कहाँ जाएगा, समुद्र में जाएगा, और समुद्र में जाएगा तो समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा, और समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा तो जितने भी कोस्टल एरिया होंगे वो डूब जाएंगे। और साथ ही साथ Floods, क्या sir. होगा, साथ ही साथ क्या होगा, क्योंकि आइस क्या है, जो हमारी आइस है वो क्या है, फ्रेश वाटर है। आइस क्या है, फ्रेश वाटर है नहीं है, Fresh water. फ्रेश वाटर है। अब जब ये Yes, sir. फ्रेश वाटर मेल्ट हो जाएगा निधि, और ये सी के अंदर में पहुंचेगा, तो सी की जो लवणता है, सैलिनिटी जो है, उसमें परिवर्तन आ जाएगा नहीं आ जाएगा, सी की जो सैलिनिटी है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। Yes, sir. और जब सी की सैलिनिटी में भी परिवर्तन आ जाएगा और सी के टेम्परेचर में भी परिवर्तन आ जाएगा, सी वाटर का जो टेम्परेचर होगा उसमें भी चेंजेस आ जाएंगे। अब जब सैलिनिटी के अंदर में चेंजेस आएंगे, टेम्परेचर के अंदर में चेंजेस आएंगे, तो जो सी की बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता जो है यहाँ की, या जो बायोडाइवर्सिटी है, वो भी प्रभावित होगी नहीं होगी, होगी सर। ठीक है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो एक्वेटिक क्रिएचर्स होते हैं ना, उनकी रेंज ऑफ सर्वाइवल बहुत ज्यादा नहीं होता। अगर थोड़ा बहुत भी तापमान में परिवर्तन आएगा या थोड़ा बहुत भी उनकी कंडीशन में चेंज आएगा ना, तो वो तुरंत खत्म हो जाते हैं। आई बात समझ में? थोड़ा बहुत भी अगर उनकी परिस्थिति में या उनकी कंडीशन में चेंजेस आएंगे तो वो तुरंत खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो स्थलीय जीव होते हैं ना, उनका रेंज काफी ज्यादा होता है। आप देखो ना, आप 10 डिग्री के अंदर में भी सर्वाइव कर लेते हो और आप 40 डिग्री के अंदर में भी सर्वाइव कर लेते हो, कर लेते हो नहीं कर लेते हो। लेकिन अगर समुद्र के तापमान के अंदर में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 2 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर आ गया, तो समुद्र के लिए वो डिजास्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिजास्टर कहलाएगा, और उसको हम इकोलॉजिकल डिजास्टर बोलेंगे। इकोलॉजिकल डिजास्टर, मछलियां मरने लगेंगी, बहुत सारी वनस्पतियां, कोरल रीफ्स जो होंगे उन पे प्रभाव पड़ने लगेगा। ओके, सब चीज का, तो जैव विविधता जो होगी वो समाप्त होने लगेगी। अब मनुष्य के लिए जो भोजन का संसाधन है समुद्र, वो समाप्त होने लगेगा। होने लगेगा नहीं होने लगेगा? अरे बोलो बच्चों। Yes, sir. होने लगेगा। तो इस तरीके से जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्लोबल वार्मिंग के पीछे ये जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, ये सारी रेस्पॉन्सिबल होती है। क्यों? क्योंकि ये पार्थिव विकिरण या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, और टेरेस्ट्रियल को एब्जॉर्ब करके हीट का रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है और हीट को री रेडिएट करती है, और री रेडिएट करके उनका कुछ हीट जो होता है पृथ्वी पे जाता है, पृथ्वी पे जाके उनके तापमान बढ़ते हैं चीजों के, और समुद्र का तापमान बढ़ सकता है क्योंकि रेडिएशन, क्योंकि पृथ्वी, वो सूर्य, समुद्र भी क्या है, एक हीट सिंक है, एक जाइंट हीट सिंक है। यस सर। जाइंट हीट सिंक है, तो जब समुद्र के Yes, sir. तापमान बढ़ेंगे तो समुद्र में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, चक्रवात बनेंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आएंगे, बहुत सारी चीजें जो होंगी वो होंगी। तो उसके कारण क्या होगा कि जो आपकी प्राकृतिक आपदाएं हैं या जो नेचुरल कैलेमिटीज है वो बढ़ने लगेगी। ओके, और जो किसी भी देश के संसाधन जो होंगे वो किसमें लगने लगेंगे? प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में लगने लगेंगे। और जब संसाधन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में लगेंगे तो जाहिर सी बात है सामाजिक आर्थिक विकास के लिए संसाधन बचेंगे ही नहीं। ओके, तो सामाजिक आर्थिक विकास के लिए संसाधन नहीं बचेंगे, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए संसाधन बचेंगे नहीं। तो उस परिस्थिति के अंदर में उस देश के साथ जो होगी एक विकट समस्या जो होगी वो उत्पन्न हो जाएगी। पॉइंट क्लियर है या नहीं क्लियर है? अरे बोलो भाई। यस सर। कोई है ऐसा क्लास के अंदर में जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया? कोई है ऐसा क्लास के अंदर में? सुखदेव जी, सुखदेव कहाँ गया? सुखदेव निकल लिया आज। ठीक है, निधि, विपिन, हामिद, समीर, यस सर। समझ में आ Yes, गया? sir. Yes, sir. तो आज All थोड़ा clear, सा, sir. आज थोड़ा सा मेरा सर भारी हो रहा है, तो आज की क्लास में यही एंड करूंगा, फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है विपिन? हेलो, समझ रहे हैं मेरी बात को बच्चों?
यस सर, यस सर। तो कल सब लोग टाइम पे आना बच्चों, 7 बजे का टाइम है ना, मैं देख रहा हूँ कुछ 10 मिनट 7:10 और वैसे करके आते हैं। 7 बजे अगर हम लोग क्लास स्टार्ट कर दें ना तो काफी अच्छा डिस्कशन होता है। जी तो बाकी क्लास जो होगी वो हम कल करेंगे, नेक्स्ट कल के दिन। ठीक है सर। सर ओके, समझ में आया पुष्पेंद्र समझ में आया? सर बिल्कुल क्लियर। चलो सर थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट सर।